नमस्कार। डिजिटल कक्षा में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज हम पहली इकाई का जो आखिरी टॉपिक है, मराठों की असफलता या पतन के कारण पर विचार करेंगे। आप सबको पता है, इस इकाई में हमने पानीपत की तृतीय लड़ाई से लेकर के और मराठों के जो अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष हुए उनकी चर्चा की। तो ये जो मराठों के पतन के कारण हैं, इन पर अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन इस युद्ध ने मराठा शक्ति पर जो भीषण प्रहार किया, उससे मराठों की शक्ति को धक्का लगा। फिर भी मराठों की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई। जैसा कि सर जे.एन. सरकार लिखते हैं कि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई। तो उनकी जो एक आधुनिक भारत के इतिहास में विस्तृत भावभूमि थी और मराठों का जो तत्कालीन समय में दबदबा था, उस प्रतिष्ठा को आघात अवश्य लगी। किंतु मराठा पेशवा माधवराव ने मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः संजोया और पानीपत की कालिमा को मिटा दिया। दुर्भाग्य से 18 नवंबर 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव प्रथम की भी मृत्यु हो गई। यह कहना सत्य है कि माधवराव की मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की लड़ाई से भी अधिक घातक सिद्ध हुई। आगे मराठों का पतन जिस तरह से हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें इतिहासकारों में थोड़े मतांतर के साथ जो पहला बिंदु, जो प्रमुख बिंदु है, वो इनकी आंतरिक दुर्बलताएं या कमजोरियां दिखाई पड़ती है। तो ये मराठों के पतन का सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है। मराठों में संगठन और एकता का अभाव दिखाई पड़ने लगा था। मराठा राज्य राज्य न होकर के बल्कि एक संघ की प्रकृति का राज्य था, जिसमें प्रत्येक शक्तिशाली सरदार अपने राज्य में स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करता था। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा शक्ति का विघटन प्रारंभ हो गया था। पेशवा माधवराव प्रथम के समय तक नाम मात्र की एकता बनी रही, किंतु वह एकता भी उसकी मृत्यु के पश्चात समाप्त हो गई। पेशवा के दुर्बल होने के कारण मराठा सरदार आपस में संघर्षरत रहे, जिससे मराठा संघ छिन्न भिन्न होने लगा। सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ जैसे मराठा सरदार स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें पारस्परिक संघर्ष भी आरंभ हो गया। दौलतराव सिंधिया और होलकर में तो अंत तक प्रतिद्वंद्विता चलती रही। बड़ौदा का शासक गायकवाड़ बहुत पहले ही अंग्रेज़ों का मित्र बन गया था और इसलिए वह मराठा आंग्ल जो युद्ध हुआ उसमें तटस्थ दिखाई पड़ता है। भोंसले ने कभी भी किसी के साथ मिलकर कार्य नहीं किया। मराठों की इस पारस्परिक फूट का लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने उठाया। अंग्रेज़ों ने उनके आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप किया और एक एक करके इन्हें परास्त कर दिया। इन आंतरिक कमजोरियों के कारण मराठों का पतन लगभग दिखाई पड़ने लग गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण गिनाया जा सकता है वो प्रशासकीय व्यवस्था के दोष दिखाई पड़ते हैं। मराठों ने कभी भी अपने राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने नागरिकों की शिक्षा, रक्षा, भौतिक उन्नति और विशेष तौर से नैतिक विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। उनका जो छापामार युद्ध प्रणाली थी, उसमें भी अपनी शक्ति को ज़्यादातर लगाए रखा। मराठा इस लक्ष्य से कभी ऊपर नहीं उठ सके और उन्होंने शक्तिहीन मुग़ल साम्राज्य, जो जर्जर मुग़ल साम्राज्य था, को बनाए रखने में ही अपनी ज़्यादा शक्ति को लगाया।
राज्य के नागरिकों का नैतिक विकास न होने के कारण राज्य में कर्तव्यपरायण एवं ईमानदार कर्मचारियों व पदाधिकारियों का मिलना कठिन हो गया। फिर भी मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, यह आकलन आमतौर से ग्रांड टफ की परंपरा के जो इतिहासकार हैं उनका रहा, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी दौर में मराठा समाज में भक्ति संत अपने उपदेशों, भजनों, गीतों के माध्यम से नैतिक उत्थान का कार्य कर रहे थे। मराठों के शासकों में भी नैतिक पतन के कुछ लक्षण अवश्य दिखाई पड़ते थे, जिससे प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल गया। मराठों के शासन का एक गंभीर दोष यह भी था कि शासन संचालन में केवल सरदारों और मंत्रियों का ही सहयोग लिया गया और जनसाधारण को कोई महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण जो प्रशासन था वो लोकप्रिय नहीं बन सका। जनता मराठा साम्राज्य के प्रति उदासीन रही, इसलिए संकट के समय मराठा राज्य की जनता का सहयोग व समर्थन बहुत कम मिल सका। जिस समय मराठों का अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ, उस समय तक मराठा अपने जाति गुण खो चुके थे। मराठा सामंतों में प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी, जिससे वे पारस्परिक ईर्ष्या व द्वेष के शिकार थे। उनमें ऊंच नीच की भावना भी बहुत अधिक थी, इसलिए मराठा समाज में दरार उत्पन्न हो गई और वे अपने आदर्शों से भटक गए। लूटमार और उत्तरी भारत से प्राप्त हुई धन संपत्ति ने उन्हें विलासप्रिय बना दिया। भोग विलासी जीवन से मराठा सरदारों का नैतिक पतन होने लगा था। इन परिस्थितियों में वे लंबे समय तक अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। अगले बिंदु में अगर हम देखें, सामाजिक दुर्बलता अथवा जो कमजोरियां थीं वो भी महत्वपूर्ण थीं। मराठों ने अपनी राष्ट्रीयता, समानता, सादगी, कर्मठता, संयम और कठोर जीवन आदि के गुणों के कारण मुगल साम्राज्य के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। इन गुणों ने उन्हें महान बनाया था। लेकिन जिस समय मराठों का अंग्रेज़ों से संघर्ष प्रारंभ हुआ, उस समय तक मराठे अपने इन विशिष्ट गुणों को खो चुके थे। सामंत प्रथा और जातीय भेदभाव से उनकी सामाजिक एकता नष्ट हो रही थी और वे अपने आदर्शों से भटक रहे थे। सामंतवादी प्रणाली मराठा राज्य के विस्तार में सहायक हुई थी। पहले केवल छत्रपति ही सामंतों को नियुक्ति करता था, किंतु आगे चलकर पेशवा द्वारा भी सामंत नियुक्त किए जाने लगे। पेशवा के सामंत और छत्रपति के सामंत कभी मिलकर कार्य नहीं कर सके, क्योंकि वे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा व द्वेष के शिकार थे। उस समय तक प्रत्येक मराठा दल एक दूसरे की कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करता था और जिससे जो एक एकता का संदेश था वो ब्रिटिश शासन तक नहीं पहुंच पाता था। दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों से संघर्ष के दौरान भी वे एक नहीं हो सके, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता की भावना जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। सर जे.एन. सरकार का मानना है कि मराठों के पतन के लिए जाति प्रथा भी उत्तरदायी थी, किंतु जो मराठा इतिहास पर काम करते हैं मुख्य रूप से, जैसे प्रोफेसर खरे एवं केलकर, इस मत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि जाति व्यवस्था तो प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी और इसी जाति व्यवस्था से मराठों का उत्कर्ष हुआ था, तो फिर इस व्यवस्था को उनके पतन के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है और मराठों में पारस्परिक वैमनस्य का सूत्रपात जागीरों और चौथ के कारण उत्पन्न हुआ था और जात प्रथा ने इस वैमनस्य को कम करने के स्थान पर बढ़ाने में योगदान दिया था। इसी तरीके से एक अन्य कारण जिसमें देखा जाए अयोग्य नेतृत्व को भी ठहराया जा सकता है। तो विशेष तौर से जो मराठा सरदार थे उनमें कूटनीतिक योग्यता का अभाव दिखाई पड़ता था। मराठों ने मुगल साम्राज्य को बनाए रखने में जिस प्रकार अपनी शक्ति को लगाया, इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पानीपत के युद्ध में भाग लेना पड़ा तथा राजपूत, जाट और सिख जो दुर्बल मुगल सम्राट के अधीनता से मुक्त होना चाहते थे, उनसे भी शत्रुता मोल लेनी पड़ी। मराठों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें राजपूतों, सिखों एवं जाटों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः जब पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध हुआ तो उन्हें अकेले ही युद्ध लड़ना पड़ा। इसके अतिरिक्त
18वीं शताब्दी के अंत तक एक एक करके सभी मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी। महादजी सिंधिया जो बड़े सेनापति थे, उनकी 1794 ईस्वी में, अहिल्याबाई होलकर की 1795 ईस्वी में और तुकोजी होलकर की 1797 ईस्वी में तथा नाना फडणवीस की 1800 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात दुर्बल पेशवा बाजीराव द्वितीय और स्वार्थी व महत्वाकांक्षी दौलतराव सिंधिया व जसवंतराव होलकर आदि ने मराठों का नेतृत्व किया। इनमें उच्च नैतिक आदर्श और योग्यता की कमी दिखाई पड़ती है। दूसरी ओर अंग्रेज़ों का नेतृत्व एल्फिंस्टन, मालकॉम, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य राजनीतिज्ञों एवं अनुशासित सेनापतियों के हाथ में था। फलस्वरूप मराठों के अयोग्य नेता कूटनीति, कौशल और युद्ध में अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सके। आगे आर्थिक दुर्बलता भी एक बड़ा कारण है। मराठों ने अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने राज्य में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास का प्रयास नहीं किया। उनकी आय के साधन अनिश्चित थे, इसलिए राज्य की आय भी अनिश्चित थी। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत के जिन उपजाऊ प्रदेशों पर मराठों ने अधिकार किया था, वहाँ भी उन्होंने आर्थिक ढांचे में सुधार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जो चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर इनको प्राप्त होते थे, वही इनकी आय का मुख्य साधन बन गए थे और अपनी जो नीतियाँ थीं उनमें अदूरदर्शिता के कारण वे ना तो अपनी प्रजा को संपन्न बना सके और ना अपने राज्य की आर्थिक नींव को दृढ़ कर सके। ऐसा राज्य जो केवल धन की लूट वाले करों पर निर्भर हो, स्थायी नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त लूटपाट से प्राप्त आय ने उन्हें काफ़ी बदनाम भी कर दिया था। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर मराठे साधन संपन्न अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सके और इस प्रकार आर्थिक दुर्बलता भी उनके पतन का एक कारण बनी। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अगर मूल रूप से देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आर्थिक रूप से सदैव घाटे में चलती रही और वो भी एक कमज़ोर थी। किंतु जब ये अंग्रेज़ सेनापति लड़ाई लड़ते थे तो उस समय ये विभिन्न राज्यों से इतना धन प्राप्त कर लेते थे कि इनमें इनका अपना कंपनी का कोई बहुत अधिक खर्चा नहीं होता था। इसी तरीके से अगले कारण की तरफ विचार करें तो कमज़ोर सैन्य संगठन भी एक बड़ा कारण आता है। दुर्बल सैन्य संगठन जो था इनका, वो दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होता गया। यहाँ तक कि ऑर्थर बेलजली जैसे जो ब्रिटिश विचारक हैं, उनके अनुसार मराठों ने अपनी गुरिल्ला पद्धति को छोड़कर यूरोपियन तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया, इसलिए भी उनकी पराजय हुई। अल्फ्रेड लॉयल ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी शक्ति का उत्थान और विकास में वेलजली के इस विचार का समर्थन किया। इसी प्रकार यह भी कहा गया कि मराठों द्वारा अश्वारोही सेना की उपेक्षा भी उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण थी। इन विचारों में सत्यता का अंश है, किंतु आधुनिक समय में इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महादजी सिंधिया को छोड़कर अन्य सभी मराठा सरदारों ने पुरानी पद्धति को ही अपनाए रखा। दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध पद्धति अवश्य सहायक थी। उत्तरी मैदान में वे इस युद्ध पद्धति से सफल हो जाते, इसमें संदेह है। यदि इस पद्धति से मराठा राज्य समस्त भारत में फैल भी जाता तो भी वह सुरक्षित नहीं रह सकता था। विशेषकर जब उन्हें अंग्रेज़ों से संघर्ष करना था तो इस गुरिल्ला पद्धति के भरोसे ही लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। यह कहना भूल होगा कि अंग्रेज़ों और मराठों का निर्णय गुरिल्ला पद्धति से हो जाता। इस प्रकार गुरिल्ला युद्ध नीति का परित्याग मराठों की मुख्य दुर्बलता नहीं माना जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो मराठों की दुर्बलता का कारण यूरोपियन युद्ध के तरीकों और हथियारों को अपनाकर उनकी पूर्णता को प्राप्त न करना था। सिंधिया और पेशवा द्वारा स्थापित गोला बारूद की फैक्ट्रियों में ठीक से उत्पादन नहीं हो रहा था। उसी प्रकार फ्रांसीसियों द्वारा यूरोपियन तरीके से शिक्षित भारतीय सैनिक युद्ध नीति में पूर्णता प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके थे।
इसके अतिरिक्त मराठा सरदार सैन्य संचालन के साधनों के लिए फ्रांसीसियों पर निर्भर रहे, जो उन्हें मुख्य अवसरों पर प्रायः धोखा दे गए। यदि मराठे स्वयं यूरोपियन युद्ध नीति और शस्त्रों का प्रयोग सीख लेते और फ्रांसीसियों पर निर्भर नहीं रहते तो संभवतः अंग्रेज मराठा युद्धों का परिणाम बदल जाता। स्वयं मराठों ने यूरोपियन युद्ध पद्धति को अपनाने की कोशिश नहीं की, अतः केवल यूरोपियन सैनिक प्रणाली की नकल करके वे अंग्रेज़ों जैसी शक्ति को परास्त नहीं कर सकते थे। मराठों की अपनी घुड़सवार सेना की ओर कम ध्यान देना भी उनकी भूल थी। युद्ध में सफलता योग्य नेतृत्व एवं सैनिकों के मनोबल पर भी निर्भर करती है। यद्यपि 1707 ईस्वी तक मराठों के पास आधुनिकतम हथियार नहीं थे, फिर भी वे राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत थे और उनका मनोबल ऊंचा था, इसलिए वे मुगलों से संघर्ष करते रहे। धीरे धीरे मराठों ने युद्ध को धन प्राप्ति का एक साधन बना लिया, इसलिए मराठा सेना में अधिकांश सैनिक चौथ के वसूली के काम को करते थे। इसलिए मराठा सेना में जो सैनिकों के सैन्य संबंधी गुणों का विकास था वो कम हो सका। और इस संदर्भ में डॉक्टर एस एन सेन ने लिखा है, वे लिखते हैं कि यूरोपीय सैनिक प्रणाली अपनाने के कारण मराठों को भिन्न जाति के सैनिक भर्ती करने पड़े, जिससे उसकी सेना की राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई और उसमें वह शक्ति नहीं रही जो एक राष्ट्रीय सेना में होती है। तो डॉक्टर सेन का ये विचार सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक है, परंतु युद्ध के इतिहास से पता चलता है कि फ्रांसीसियों के अलावा किसी भी जात के सैनिकों ने मराठों को धोखा नहीं दिया था। इस कारण विभिन्न जाति के सैनिकों का होना मराठा सेना के संगठन की दुर्बलता नहीं माना जा सकता है। अब अन्य जो उसमें देखा जाए, इनके जो देसी रियासतें थीं उनसे शत्रुता जो थी वो भी एक बड़ा कारण रहा, और मराठों ने अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए भारत की अन्य शक्तियों की सहायता की उपेक्षा की। प्रायः जो देश की अन्य रियासतें थीं उनसे इनके संबंध बहुत प्रगाढ़ नहीं बन सके। राजपूतों के आंतरिक मामलों में मराठों ने हस्तक्षेप किया और एक लंबे समय तक राजपूताना में ये लोग यहाँ राजस्थान में चौथ वसूलते रहे, और जिसके कारण इनके जो राजपूत शासक थे वो शत्रु बन गए। मुग़ल बादशाह की ओर से मराठों ने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को भी नाराज़ कर दिया, और सिखों के राज्यों में लूटमार मचाते रहने से सिख भी उनके विरोधी बन गए। तो इस प्रकार जो तत्कालीन अन्य देसी रियासतों की शक्तिशाली रियासतें थीं वे भी मराठों के साथ सहयोग में नहीं आई। मैसूर तथा हैदराबाद के पतन के बाद इनका जो पतन था मराठों का वो लगभग सुनिश्चित हो गया। अन्य कारणों में अंग्रेज़ों की प्रबल सामुद्रिक शक्ति एवं उनके भौगोलिक ज्ञान को समझा जा सकता है, और साथ साथ जो दुर्भाग्य से फ्रांसीसी शक्ति का उन्मूलन हुआ वो भी मराठों के पतन का एक कारण बना, और नाना फडणवीस की नीतियाँ जो थीं वो भी इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। चूँकि नाना का कार्यक्षेत्र केवल दक्षिण भारत था, अतः उसके लिए निजाम व टीपू ही मुख्य शत्रु थे। सालवाई की संधि के बाद महादजी के मना करने के बावजूद भी नाना ने मैसूर के शासक टीपू की शक्ति को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता देने में संकोच नहीं किया। तो इस प्रकार नाना फडणवीस की नीतियों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ब्रिटिश कंपनी की जो सामरिक सबल शक्ति थी वो उसके आगे मराठा टिक नहीं पाए, और इस प्रकार जो मराठे थे उनकी असफलता के कारण के रूप में हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसके चलते मराठों का पतन हुआ। धन्यवाद।